एपिसोड 14। कार में अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो, ये बस इतना ही है। रॉकी रुका और आगे बोलने से पहले उसे खाली नजरों से देखा। बस इतना है कि तुम अभी अभी जागी हो और अभी तक अपने दांत ब्रश नहीं किए हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे गाल में लार है अभी भी लगे हुए हैं, उसने कहा, जिससे रवीना तुरंत शर्मा गई। उस पल रॉकी की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं जब उसने उसे लाल होते देखा। हालांकि किसी कारण से रॉकी तुरंत अपनी नजर खिड़की की ओर घुमा लिया, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा हो। दूसरी ओर रवीना तुरंत कार की खिड़की की ओर मुड़ी और अपना चेहरा शीशे में देखने लगी। और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह आदमी उसके चेहरे पर जमे लार के बारे में झूठ बोल रहा है, उसने तुरंत अपना चेहरा फिर से रॉकी की ओर घुमा लिया। यह आदमी इतना क्या ये सचमुच मुझे ही अपनी बातों में फंसा लिया। रवीना ने अपने होंठ जोर से काटे। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वह ही थी जो लास्ट में उस आदमी की चाल में फंस गई। वो रॉकी से हार मानने को तैयार नहीं थी, इसीलिए वो जल्दी से कुछ सोचते हुए बोल पड़ी। तो आप कह रहे हैं कि आप किसी ऐसी लड़की को चूमना नहीं चाहते जिसने अभी तक अपने दांत साफ नहीं किए हैं? ठीक है मिस्टर नॉर्मल, रवीना ने फिर अपनी आंखें सिकोड़कर रॉकी को देखा। और जब वह आदमी चुप रहा, उसे अनदेखा करते हुए जैसे कुछ हुआ ही न हो, तो रवीना धीरे से शरारती ढंग से मुस्कुराई। और अगले ही पल वह अचानक आगे बढ़ी और उस आदमी को अपनी ओर खींच लिया, और इससे पहले कि रॉकी कुछ भी रिएक्ट कर पाता, रवीना ने अचानक उसे चूम लिया। रॉकी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं जब रवीना के होंठ उसके होंठों से टकराए। हालांकि वो सावधानी से उसके कंधों को धकेलकर उससे दूरी बनाने में कामयाब रहा, लेकिन इससे पहले कि उसके मुंह से ये शब्द निकलते कि तुम क्या कर रही हो, रवीना का हाथ अचानक उसके सिर के पिछले हिस्से में आ गया और उसने उसे अपनी ओर खींच लिया और फिर से उसे चूम लिया, और इस बार वो उसके मुंह में और भी गहराई तक चली गई। उस पल रॉकी स्तब्ध रह गया और उसे लगा जैसे उसकी ताकत अचानक खत्म हो गई हो, जैसे कि उसे सिर्फ नशा दिया गया हो। दूसरी ओर रवीना को अजीब लग रहा था, जिस आदमी को वह चूम रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं हिला और फिर भी उसे लगा कि वह अभी इस किश को खत्म नहीं करना चाहती हो। रवीना ने रॉकी को सिर्फ ये सोचकर चूमा कि वो उसे हरा देगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रवीना हमेशा लड़कों को उनकी एक सीमा तक चिढ़ाती थी और कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। वह उसके हुस्न के सामने अपने घुटने टेक ही देते थे, पर यह सामान्य दिखने वाला आदमी सबसे पहले उसे इस हद तक मुक्का मारने में कामयाब रहा कि वह शर्म से लाल हो गई, इसीलिए उसने उसे चूमा। वो कम से कम उसे भी शर्माने पर मजबूर करना चाहती थी। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसको हराने के चक्कर में वो असल में काफी समय से इस प्लान से बाहर रॉकी को किश कर रही थी, और जब वो फाइनली उसके होठों से दूर हुई तो उल्टा खुद ही शर्म से और भी लाल हो गई। और इससे पहले कि रवीना सोच पाती कि उसे आगे क्या करना चाहिए, रवीना उस आदमी की आवाज से चौंक गई। ड्राइवर गाड़ी रोको, रॉकी ने कहा, और गाड़ी तुरंत रुक गई। और इससे पहले कि रवीना कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, रॉकी जल्दी से कार से बाहर निकल गया और दूसरी तरफ घूम गया, और गुस्से से रवीना को बोलते हुए उसके पास का दरवाजा खोला और बोला, तुम निकलो अभी के अभी कार से। अरे एक मिनट रुकिए मिस्टर नॉर्मल, रवीना, जो अचानक हो रहे अपने साथ ले बर्ताव से हैरान हो गई थी, पर रॉकी ने उसकी एक भी ना सुनते हुए उसकी कलाई पकड़ी और उसे कार से बाहर खींच लिया। फिर जल्दी से खुद कार के अंदर जा उसमें बैठ गया, और फिर पलक झपकते ही ड्राइवर से कार चलाने के लिए बोला, जिससे कार चली गई। उस पल रवीना ने बस 3 बार से ज्यादा पलकें झपकाईं, क्योंकि उसने देखा कि कार तेजी से उससे दूर जा रही थी। वह दूर एक विशाल सुनसान सड़क के किनारे रह गई थी। वॉट, क्या अभी अभी उन्होंने मेरे साथ क्या किया? अरे आप बहुत खराब है मिस्टर नॉर्मल, आपको क्या लगता है आप मुझे इस तरह से बीच रास्ते में उतार देंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगी? मैं आपको जितने नहीं दूंगी अपने आप से। ओह प्लीज मिस्टर नॉर्मल, प्लीज मुझे यहाँ पर छोड़ तरह मत छोड़िए, रवीना ने चिल्लाते हुए कार का पीछा करने की कोशिश की। इस बीच इधर जब ड्राइवर बात कर रहा था तो रॉकी पीछे की सीट पर गुस्से से लाल होकर बैठ गया था। सर, क्या आपको यकीन है कि हम उसे सच में छोड़ देंगे? ड्राइवर ने पूछा, और रॉकी ने अपने होंठ काट लिए और फिर अपने बालों को अच्छी तरह से बिखेर दिया। आह, वो लड़की सच में मेरे साथ बहुत गड़बड़ कर रही है, हद है मतलब, रॉकी ने शिकायत की और खुद को शांत करने की कोशिश की।
फिर आखिरकार उसने एक गहरी सांस छोड़ी। शांत हो जाओ रॉकी, वो मिस बिगड़ेल लड़की बस खेल रही है तुम्हारे साथ। फिर से गहरी सांस लेते हुए रॉकी ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। फिर उसने खिड़की की तरफ देखते हुए बात की, बेशक हम उस लड़की के बगैर नहीं जा सकते, मुझे अभी भी उसके साथ एक इम्पोर्टेंट काम है, तुम कार वापस उसके तरफ ले चलो। रॉकी ने अपने बालों में उंगली फिराते हुए कहा। इधर काली कार जैसे ही रवीना के नजरों से ओझल हुई, रवीना रोने ही वाली थी। वह अपने दोनों हाथों से अपने बालों को खींचती हुई आगे पीछे चलने लगी। अब क्या करूं? अब मैं क्या करूं गॉड? मेरे पास न तो फोन है और न ही पैसे, और मैं अभी भी ये नाइट ड्रेस पहने हुए हूँ, मुझे यहाँ कौन लेने आएगा? उफ, वो लड़का मिस्टर नॉर्मल को तो वो मुझसे कैसे गुस्सा हो गई क्योंकि मैं रवीना द ग्रेट लड़की ने उन्हें चूमा, बल्कि उल्टा उन्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी जैसी लड़की ने उन्हें किस किया, भले ही वो नॉर्मल दिखते हैं फिर भी। मैं यूं ही किसी के होठों को नहीं चूमती, मैं बस उन्हें बताना चाहती हूँ कि वो बेवकूफ है। वह मेरे साथ ऐसा करने वाले पहले आदमी होगा। मैं कसम खाती हूँ कि मैं मरते दम तक उनका पीछा करूंगी, मैं उनसे उनकी सांसें छीन लूंगी। बेवकूफ, मिस्टर नॉर्मल, हमम। जैसे ही उसके मुंह से ये बातें निकली, रवीना नीचे बैठ गई, जबकि वह अभी भी अपने बालों को खींच रही थी और जमीन पर देख रही थी। वह बार बार बेवकूफ शब्द बुदबुदाती रही, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके सामने एक काली कार आकर रुकी थी। तुम किसे बेवकूफ कह रही हो मिस बिगड़ेल? एक सामान्य दिखने वाले लड़के की आवाज सुनाई दी और रवीना ने तुरंत अपना सिर उठाया। क्या वह सच में वापस आया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? रवीना खुद में बुदबुदाए। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगी तो मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा, रॉकी ने कहा और रवीना ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। मैं अच्छा व्यवहार करूंगी? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं आपको अब और नहीं छूऊंगी, उसने कहा और उसने एक आज्ञाकारी स्कूली छात्रा की तरह अपना दाहिना हाथ भी उठाया, जिससे रॉकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा अब अंदर जाओ, उसने कहा और रवीना ने राहत की लंबी सांस ली और जल्दी से कार में बैठ गई। कुछ क्षण बीत गए और रवीना ने वास्तव में इतना अच्छा व्यवहार किया कि अब वो हिल भी नहीं रही थी। तो मिस बिगड़ेल वास्तव में जानती है कि कैसे व्यवहार करना है, हो, रॉकी ने कहा और रवीना को अचानक थोड़ा गुस्सा आया। यह मिस्टर नॉर्मल, क्या उन्होंने मुझे सिर्फ चिढ़ाने के लिए वापस बुलाया था? आह, मैं बस उन्हें एक जोर का लात मारना चाहती थी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ रवीना, अगर वह फिर से भड़क गए और मुझे बाहर निकाल दिया तो ये बहुत बुरा होगा मेरे लिए। ये बातें रवीना मन में सोच रही थी, फिर आह भरते हुए बोली, आहे, प्लीज मुझे अभी तंग मत कीजिए। रवीना ने अपने चेहरे पर हल्के मुस्कान के साथ बोली, वैसे आप यहाँ पर क्यों आए थे? रवीना ने आगे कहा, जिससे रॉकी ने तुरंत उसे अपने काम के बारे में बताया। ओह हाँ, अच्छा, दरअसल रक्षित ने मुझे यहाँ मिसेस काव्या के बारे में कुछ पूछने के लिए भेजा है, रॉकी कहा, जिसे सुनते ही रवीना एकदम से गंभीर हो उसके तरफ देखने लगी कि क्यों, क्या मेरी काव्या को कुछ हो गया है? वो इतनी चिंतित आवाज में पूछी कि रॉकी हैरान रह गया एक सेकंड के लिए, और अपने मन में बोला, मेरी काव्या, अगर रक्षित ने उसे यह कहते हुए सुन लिया तो इसके लिए बुरा होगा। खैर, मिसेस काव्या इस वक्त हैंगओवर से दर्द में है, रॉकी ने जवाब दिया, जिसे सुन रवीना ने तुरंत राहत की सांस ली। इसीलिए रक्षित वास्तव में चिंतित है, उसने मुझसे तुमसे ये पूछने के लिए कहा कि इस सिचुएशन में आमतौर पर उस पर क्या काम करता है, रॉकी ने आगे कहा और उसकी बातों को सुन रवीना केवल मुस्कुराए। आह, वो पत्थर जैसा ठंडा आदमी वास्तव में चिंता करने वाला इंसान बन गया। वाह, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे मेरी दोस्त वास्तव में ऐसा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है। फिर रॉकी आगे बोलता है, रक्षित तो आज उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोल रहा था। क्या सूचमुच? हे भगवान, रवीना हंसते हुए बोली, हम इसीलिए उन्होंने मुझे तुमसे मिलने के लिए भेजा है। वह अभी भी वहीं है, अपनी प्यारी पत्नी के ठीक होने का इंतजार करते हुए। हाय, ये बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। अगर वह मेरी दोस्त के प्रति ऐसा है, तो वे दोनों वास्तव में एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वे दोनों कम से कम प्यार में हैं, इसलिए मेरी काव्या अब उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और प्लीज मुझे उन दोनों के बारे में और बताइए ना। अरे,
तुम थोड़ा गंभीर हो जाओ, मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम मेरी कुछ मदद कर सको, न कि तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए। मैं यहाँ तुम्हें कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। कुछ देर तक उस आदमी की बातों से रवीना हैरान रह गई। रवीना ने अपना सिर खुजलाया और उसे देखा। मिस्टर नॉर्मल, आप जानते हैं क्या? मैंने देखा है कि जब भी मेरी काव्या और आपके बॉस की बात आती है तो आप हमेशा बहुत गंभीर हो जाते हैं। क्या वाकई कोई समस्या है जिसे आप मुझसे छिपा रहे हैं? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? रॉकी गंभीर आवाज में ही बोलता है। मेरे कहने का मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपने बॉस से प्यार हो और आप उन्हें अंदर से चाहते हो सकता है आप अपने बॉस से अंदर ही अंदर प्यार करते हो। जैसे ही ये शब्द रवीना के मुंह से निकले, रॉकी की माथे पर परेशानी के रेखाएं उभर आए। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। यह मिस बिग्रेल, वो न केवल मेरे जैसे सुंदर लड़के को सामान्य दिखने वाला कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही है, बल्कि यह भी कह रही है कि मैं अब गे हूँ। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? बस बेतुकी बातें ही बोल रही है वो। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? रॉकी ने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि उसे लगा जब वो ऐसा कहेगा तो रवीना बहुत परेशान हो जाएगी, पर उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि रवीना के चेहरे पर परेशानी तो दूर बल्कि वो एकदम उत्साह से उसकी तरफ मुड़कर बैठने लगी। हे भगवान, सच में? मतलब, रवीना खुशी से चिल्लाई, जैसे उसने अभी अभी कोई अद्भुत खबर सुनी हो। रवीना की खुशी देख रॉकी चिढ़ते हुए खुद में ही बोला, इस मिस बिगड़ेल लड़की के दिमाग में जरूर कोई झोल है, अब तो पक्का यकीन हो गया है मुझे। फिर अचानक ड्राइवर से बोल पड़ा। ड्राइवर, गाड़ी रोको, रॉकी ने फिर कहा, जिससे रवीना पलक झपकते ही कार की सीट पर घुटनों के बल बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी। नहीं, फिर से नहीं, प्लीज मुझे बाहर मत फेंकिए, मुझे खेद है, मुझे वास्तव में अफसोस है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैंने कल रात एक बीएल पढ़ी थी, इसलिए मेरी कल्पना भटकती रही। आपको पता है बीएल क्या है? इसका मतलब है लड़कों का प्यार। ये वास्तव में प्यारा है और मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऐसा सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। मेरा विश्वास कीजिए, मेरा यह मतलब नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि आप एक असली मर्द हो। रवीना को इतना बोलते सुन रॉकी चिढ़कर कहता है, चुप रहो और मेरे सवाल का जवाब दो, वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। हाँ, 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 मैं जवाब दूंगी, मैं सब जवाब दूंगी, प्लीज भूल जाइए मैंने क्या कहा, मैं अब अच्छे से व्यवहार करूंगी। आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। आह, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगर मैं बिना कुछ काम का जवाब लिए वापस चला गया तो मुझ पर किस तरह की मुसीबत आ जाएगी? रॉकी बस शांति से कहा। फिर उसने ड्राइवर को आगे बढ़ने का इशारा किया। इसके बाद रवीना ने राहत की लंबी सांस ली और फिर ठीक से बैठकर उस आदमी के सवाल का जवाब देने लगी। ठीक है, काव्या ऐसी लड़की है जो शराब को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वह बहुत कम पीती है और वह बस एक घूंट, 1 या 2 शॉट लेती है। असल में उसकी सीमा 3 है। मुझे लगता है, हाँ, ये वास्तव में दूसरी बार है जब उसने शराब पी है। रवीना की बात सुनने के बाद रॉकी बोलता है, तो फिर अगर तुम्हें पता था कि वो शराब नहीं पी सकती तो तुमने उसे शराब क्यों पीने दी? मुझे दोष मत दीजिए मिस्टर नॉर्मल, कल रात उसे स्पष्ट रूप से काफी गहरी चोट लगी है। क्या यह आपके बॉस की गलती नहीं थी? खैर, हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम सही हो, रॉकी गंभीर हो बोलता है। देखिए मिस्टर नॉर्मल, मेरी काव्या बिना किसी गंभीर कारण के शराब नहीं पीती, इसलिए बेहतर होगा कि अपने बॉस को बता दीजिए। समझे? ठीक है, मैं उसे इस बारे में जरूर बताऊंगा। रॉकी के अचानक आज्ञाकारी और गंभीर शब्दों को सुनकर रॉकी फिर से केवल आह भर सका और वो गंभीरता से बात करने लगा। फिर रवीना उसे आगे बताती है। अच्छा, पहली बार वह हाई स्कूल में हमारी ग्रेजुएशन के ठीक बाद नशे में थी। उस समय हाँ, उसे भयंकर हैंगओवर भी हुआ था और मैं ही उसकी देखभाल कर रही थी। तो बताओ, तुमने उनके हैंगओवर को कम करने के लिए क्या कुछ किया था? रक्षित ने बस डॉक्टर की सलाह का पालन किया। डॉक्टर ने उसे खूब सारा पानी पिलाने को बोला और उसे पेनकिलर दवा दी। हाँ, तो क्या ये काफी नहीं है? उसे बस पूरे दिन सोने की जरूरत है और कल वह पहले से ही ठीक रहेगी। पर समस्या यह है कि रक्षित अभी भी परेशान है। उसे ये भी संदेह होने लगा है कि क्या ये उपाय काम कर रहे हैं क्या सचमुच। वह इतना चिंता कैसे हो कर सकता है? गजब है मतलब। खैर,
रवीना उसे बताने ही वाली थी कि उसे नहीं पता कि कौन सा उपाय उस पर काम करेगी। तभी उसके दिमाग में कुछ शरारती विचार आया, क्यों न इस मौके का इस्तेमाल उनके बीच एक गर्मागर्म सीन बनाने में किया जाए। हम हम इसे अपने बॉडीगार्ड को भेजने के लिए धन्यवाद माने, जिसने आज मेरी मदद की, मिस्टर रक्षित। फिर अपने दिमाग में ये सारी बातें सोच झट से रॉकी से बोली, वास्तव में एक चीज है जो उसके लिए प्रभावी है, उसने कहा, और रॉकी ने तुरंत उसकी ओर गौर से देखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। क्या इस समय वे अपने घर में अकेले लोग हैं? रवीना पूछी, जिस पर रॉकी बोलता है, नहीं, इस वक्त घर पर कुछ नौकर भी है। अच्छा, तो क्या उनके घर पर कोई औरत है इस वक्त? उसने फिर पूछा, जिससे रॉकी हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा। हम वहाँ 2 नौकरानियां हैं। तो आप कुछ करो और उन दोनों को आज के लिए घर से बाहर भेज दो। पर क्यों? उससे क्या होगा? बस वही कीजिए जो मैं कहती हूँ, वरना मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं समझ गया। रवीना जो करने की कोशिश कर रही थी, उस पर उलझन में होने के बावजूद रॉकी ने वही किया जो उसने कहा। उसने नौकरानी को रक्षित को बताए बिना एक दिन के लिए नौकरानियों को घर से बाहर भेज दिया। इस प्रकार जब सब कुछ तय हो गया, तो रॉकी ने रवीना की ओर रुख किया और बोला, अब मुझे बताओ कि तुम किस उपाय की बात कर रही हो? उसने पूछा और रवीना ने जवाब देते हुए शरारती ढंग से मुस्कुरा दी, ठंडा स्नान। अपने बॉस से कहिए कि वह उसे खुद नहलाए। रवीना ने अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ कहा, जिससे रॉकी को तुरंत एहसास हुआ कि वह वास्तव में क्या चाहती थी। तुम्हारी सोच भी बहुत क्रूर है ना? खैर, यह एक बढ़िया विचार है, जैसी कि तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। खैर, मुझे पता चला कि उन 2 मासूम वर्जन ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो क्यों न उनकी मदद की जाए? वे साथ में बहुत प्यारे लगते हैं, और मैं जल्द ही मासी बनने का इंतजार कर सकती हूँ। मैं जल्द से जल्द प्यारी छोटी भतीजी और भतीजे चाहती हूँ। रवीना ने जवाब दिया, और वह आकर्षक और परेशान करने वाली लड़की अब किसी बूढ़ी औरत में बदल गई जो अपने लंबे समय से प्रतीक्षित पोते के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये सोचना कि इस मुद्दे पर हम सब एक ही बात सोचते हैं, क्या संयोग है। अच्छा, तो मैं तुम्हें कहाँ छोड़ सकता हूँ? क्या अब तुम ठीक हो? क्योंकि कोई तुम्हें अगवा करने की कोशिश कर रहा है। क्या आप सच में मेरे बारे में चिंतित हो? रवीना फिर से फ्लर्ट करने लगी थी, तभी उस आदमी ने तुरंत उसे चेतावनी भरी नजर से देखा, जिससे वह कार के दरवाजे पर खुद को सिकोड़कर उससे काफी दूरी बना लेती है। देखिए, मैं अच्छा व्यवहार कर रही हूँ, प्लीज मुझे दूसरे वाले अपार्टमेंट छोड़ दीजिए। मैं अभी के लिए अपने प्यारे छोटे भाई सत्य के साथ रात बिताऊंगी। उसने कहा, और ड्राइवर ने तुरंत कार मोड़ी और अपार्टमेंट की ओर चल दिया। कुछ ही देर बाद कार रुकी और रवीना तुरंत बाहर निकल गई। हालांकि कार जाने ही वाली थी कि रवीना ने रॉकी के बगल में कार की खिड़की पर दस्तक दी। हैरान होकर रॉकी ने खिड़की नीचे सरका दी। क्या है? रॉकी ने पूछा, जिस पर रवीना ने अपना चेहरा नीचे कर लिया, जैसे कि वह कुछ कहना चाहती हो उसके कानों में। और अगले ही पल रवीना का मुंह अब रॉकी के कान के इतने करीब था कि वह उसकी सांस महसूस कर सकता था। वास्तव में मैं अभी भी आपसे नहीं हारी हूँ, रवीना फुसफुसाते हुए बोली, और इससे पहले कि रॉकी हिल भी पाता या रिएक्ट करता, रवीना ने अचानक 2 सेकंड के लिए उसके कान के निचले हिस्से को काट लिया और फिर कार से दूर भाग खड़ी हो गई। बाय, गुड बाय मिस्टर नॉर्मल, रवीना ने कहा और बिना पीछे मुड़े भाग गई। रॉकी को कुछ देर के लिए अवाक और हतप्रभ छोड़ दिया। सर, क्या हम चलें? ड्राइवर ने पूछा, लेकिन रॉकी ने ऐसा लगा जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी। 1 सेकंड बाद तक उसने पूछा, रॉकी इस वक्त पूरी तरह लाल हो गया था। उस मिस बिग्रेल ने अभी क्या किया? क्या वह सचमुच मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है? रॉकी ने अपना हाथ उठाया और अपने कान के निचले हिस्से को छुआ जिसे रवीना ने अभी काटा था। तभी उसका फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन उठाया और देखा तो उम्मीद के मुताबिक रक्षित ही उसे कॉल कर रहा था। उस पल रॉकी ने कॉल उठाने से पहले गहरी सांस ली। हेलो, हाँ रक्षित, तुम्हें इतना समय क्यों लगा? रक्षित ने तुरंत पूछा और उसकी आवाज में अधीरता साफ झलक रही थी। अरे, एक छोटी सी समस्या है, लेकिन मैंने उससे पहले ही पूछ लिया है। उसने कहा कि तुम्हें उसे ठंडा स्नान कराना चाहिए। मिस रवीना ने कहा कि यह उसके लिए प्रभावी है।
रॉकी ने तुरंत जवाब दिया और थोड़ी देर की खामोशी के बाद रक्षित ने फिर से बात की। मुझे समझ आ गया, बस इतना ही ना। हाँ, यही एकमात्र चीज थी जो वह जानती थी कि मिसेस काव्या इससे बेहतर महसूस कर सकती है। मैं समझ गया, रक्षित ने कहा और इससे पहले कि रॉकी एक और शब्द कह पाता, कॉल पहले ही समाप्त हो गई, जिससे वह सिर्फ आहें भरता रहा। चलो चलें, गाड़ी तेज चलाओ, रॉकी ने ड्राइवर को आदेश दिया। इससे पहले कि वह आलस से अपना सिर खिड़की पर टिका ले, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर अपने कान के निचले हिस्से को पकड़ा, जबकि उसके चेहरे पर अजीब सा मुस्कान उभर आई। मुझे वास्तव में चूमा गया और मेरे कान के लोब पर काट लिया गया। हो, मिस बिगड़ेल, ये पहली बार है जब किसी ने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की, मिस बिगड़ेल। रॉकी ने जैसे ही रक्षित को बताया कि मिसेस काव्या की दोस्त उन्हें ठंडे पानी से नहलाने के लिए बोल रही है, वो बात सुनते ही रक्षित तुरंत कॉल कट कर देता है और तेजी में बेड के पास जाकर खड़ा हो जाता है। चूंकि काव्या की अभी आंखें बंद थी, इसीलिए वो बस खड़ा उसे यूं ही देखे जा रहा था और खुद में परेशान था कि वो उसे जगाए या फिर नहीं। कहीं उसके इस तरह से जगाने की वजह से उसकी पत्नी के सर में और ज्यादा दर्द शुरू हो गया, तो ये सोच सोच वो परेशान हो रहा था। इसीलिए कुछ समय बीत चुका था, पर वो अब भी बस बेड के पास खड़ा काव्या के चेहरे को ही देख रहा था। उसकी नजरें बस काव्या के चेहरे पर टिकी हुई थीं और उसकी आंखों में एक कोमल नजर थी, जैसे कि वह अपनी प्यार भरी नजरों की शक्ति से अपनी पत्नी को ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। समय बीतने के साथ काव्या अचानक से हिली और उसके भौहें हल्के से सिकुड़ गए। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन कमरे की रोशनी के कारण उसने तुरंत अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। दूसरी ओर रक्षित ने धीरे से काव्या के माथे को छुआ और जब उसने पुष्टि की कि उसका तापमान सामान्य स्थिति में आ गया है, तो उसने फाइनली पूछा, मिस काव्या, क्या तुम्हारा सिर अभी भी दर्द कर रहा है? रक्षित के पूछते ही काव्या उसके तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए बस अपना सिर हिला देती है। तभी रक्षित उससे कहता है, मैंने तुम्हारी दोस्त से पता करवाया है, तो उसने कहा है कि तुम्हें ठंडे पानी से नहलाना चाहिए, उससे तुम कुछ बेहतर महसूस करोगी। रक्षित ने जैसे ही अपनी बातें कंप्लीट करी, काव्या एकदम से घूर कर उसे देखने लगती है। फिर वो खुद में सोची, क्या इन्होंने रवीना से पूछा? पर अगले ही पल काव्या मना करने ही वाली थी, क्योंकि उसे अभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। लेकिन जैसे ही उसे वह समय याद आया जब रवीना ने उसे ठंडे पानी के टब में फेंक दिया था, जब वह उस समय भयंकर हैंगओवर से पीड़ित थी, उसने मना नहीं किया और हामी में सिर हिला दिया। उसका सिर अभी भी घूमे जा रहा था और उसे याद नहीं आ रहा था कि उस समय उसे इससे मदद मिली थी या नहीं। हालांकि काव्या बस यही चाहती थी कि उस पल उसकी यह भयानक दर्द बस किसी तरह दूर हो जाए और उसके पति जो उसकी वजह से इतना चिंतित थे, उनकी चिंता खत्म हो। काव्या को सिर हिलाते देख रक्षित तुरंत उसकी उठकर बैठने में मदद करने लगा और उससे बोला, मिस काव्या, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी नौकरानियों को बुला कर लाता हूँ। इतना कह रक्षित तेजी में कमरे से बाहर चला जाता है। चूंकि उसने काव्या से ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि वो जानता था काव्या उसके सामने नहाने में कंफर्टेबल फील नहीं करेगी और उसे काफी असहज महसूस होगा। ये सब सोचते हुए वो किचन की तरफ चला जाता है और रामू काका को देख पूछता है, रामू काका, कहीं कोई नौकरानियां नहीं दिखाई दे रही है, वो सभी कहाँ है? रक्षित के सवाल को सुन रामू काका उसे बताते हैं कि आज उन दोनों को अपने गांव जाना था, बस इसी वजह से वो दोनों ही छुट्टी पर है। ये जान रक्षित थोड़ा हैरान हो गया और थोड़ा परेशान चेहरे के साथ वापस अपने कमरे में आ बेड के सामने जाते हुए बोला, मिस काव्या, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें नहलाऊं, पर फिलहाल इस वक्त घर पर कोई लेडी मैड्स नहीं है, तो मुझे ही तुम्हारी हेल्प करनी होगी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें नहलाने में हेल्प कर सकता हूँ। रक्षित इतने प्यार से ये बात पूछ रहा था जिससे काव्या उसे मना नहीं कर सकी और वाकई इस वक्त वो बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रही थी, खुद के पैरों पर सही से खड़ी होने में भी असमर्थ थी। इसीलिए उसने झिझकते हुए हम बोल दिया। काव्या को राजी देख रक्षित उसे बड़े ही प्यार से अपनी गोद में उठा लेता है और बाथरूम के तरफ चल पड़ता है। बाथरूम का दरवाजा आहिस्ते से अपने पैरों से धक्के देकर खोलते हुए वो काव्या को शावर के नीचे धीरे से खड़ा कर देता है और खुद पीछे से उसके कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए रहता है ताकि वो गिर ना जाए।
पर वो अभी पूछने ही वाला था कि क्या वो शावर चलाए, तभी काव्या अपने हाथों से बिना कुछ बोले शावर ऑन कर देती है और अगले ही पल दोनों गिरते हुए पानी के नीचे खड़े होते हैं। अगले ही पल पानी की ठंडी बूंदें लगातार उनकी ओर गिरने लगी। धीरे धीरे दोनों भीगने लगे। उस पल रक्षित बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, क्योंकि पानी उनकी ओर बहता रहा और पानी उन दोनों पर गिरता रहा। काव्या भी कमजोर महसूस करने की वजह से रक्षित के सीने पर अपना सर रखकर अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठा लिया, मानो वह पानी को अपने चेहरे पर गिरने के लिए कह रही हो। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं और वह कमजोर महसूस कर रही थी। हालांकि जिस पर रक्षित ने काव्या के चेहरे को पानी से भीगा हुआ देखा, रक्षित ने अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ उसे देखना शुरू कर दिया, मानो उस पल उसकी नजर में उसकी पत्नी पूरे ब्रह्मांड में अब तक की सबसे खूबसूरत लड़की थी। रक्षित की आंखें काफी देर तक काव्या के चेहरे पर टिकी रहीं, फिर धीरे धीरे उसकी लाल होठों पर और फिर उसके सीने पर आ गईं। उस समय भीगे कपड़ों की वजह से काव्या की शर्ट उसके शरीर से चिपक गई थी, जिससे उसके सीने दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही रक्षित की नजर उस पर पड़ी, रक्षित को अजीब रूप से गर्मी महसूस होने लगी, जबकि उसके पूरे शरीर पर ठंडा पानी बह रहा था। उसने काव्या के कमर पर रखे अपने हाथों को बिल्कुल भी नहीं हिलाया, जैसे कि उसे अचानक किसी चीज ने मारा हो और वह पत्थर बन गया हो। हालांकि उसके अंदर जैसे ही उसे अपनी वर्तमान स्थिति का एहसास हुआ, उसके दिल की धड़कनें पागलों की तरह तेज हो गईं। कुछ पल बीत गए और अभी भी वो दोनों वहीं स्थिर खड़े रहे। केवल एक ही चीज सुनाई दे रही थी, वह थी फर्श पर गिरती पानी की बूंदें, और सिर पर बहते ठंडे पानी की वजह से काव्या को ऐसा महसूस होने लगा कि उसका सिर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, मानो ठंडे पानी की बौछार ने उसके दिमाग को साफ करना शुरू कर दिया था। समय बीतने के साथ ही वह आखिरकार हिली और अपनी आंखें खोली, तब उसे एहसास हुआ कि वह रक्षित के सीने पर झुकी हुई थी और उनके हाथ उसकी कमर पर थे। रक्षित जी, उसने कहा जब वह रक्षित की ओर मुड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी रक्षित ने उसे मुड़ने से रोक दिया। रक्षित ने काव्या के दोनों कंधों को पकड़ लिया और एक कदम आगे बढ़कर उससे दूर चला गया। जब वह रक्षित बात कर रहा था, तो काव्या की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई थीं। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? रक्षित ने धीरे से पूछा। मुझे लगता है कि अब मैं ठीक हूँ, काव्या ने जवाब दिया, हालांकि वह अभी भी अपनी थकान के कारण थोड़ी कमजोर महसूस कर रही थी। रक्षित ने अभी भी उसे मुड़ने नहीं दिया, इसलिए काव्या को आश्चर्य होने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा नीचे किया और अपने भीगे हुए शरीर को देखा, वह तुरंत शर्म से लाल हो गई और खुद में सोची, तो क्या इसीलिए रक्षित जी नहीं चाहते कि मैं उनकी तरफ मुड़ूं? उस क्षण काव्या को अंदर से बहुत अजीब सा फील हुआ। उसके मन में ये बातें आने लगी कि कहीं सच में तो रक्षित उसे इस तरह नहीं देखना चाहता है या कोई और कारण है। कारणों के बारे में सोचते हुए काव्या थोड़ा उदास तो जरूर थी, पर वो इस वक्त रक्षित को अपने पास नहीं रोकना चाहती। वो जानती थी कि ये मौका अच्छा था अपनी फीलिंग्स को बताने का उसके पास, पर वो इस वक्त बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने रक्षित के कहा, वो रक्षित जी, अब मैं खुद को संभाल सकती हूँ, अब आप बाहर जा सकते हो, उसने फिर कहा। और रक्षित ने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम्हें यकीन है? अगर तुम गिर गई तो क्या होगा? रक्षित ने काव्या के कंधों को छोड़े बिना चिंतित होकर पूछा, जिससे काव्या के मुंह से हल्की हंसी निकल गई। चिंता मत कीजिए रक्षित जी, मैं अब ठीक हूँ, वादा करती हूँ, मैं नहीं गिरूंगी। मैं इतनी अनाड़ी नहीं हूँ, ठीक है? उसने रक्षित को आश्वस्त किया। काव्या की बातों को सुनने के बाद रक्षित काव्या को धीरे से छोड़ देता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा, दरवाजा बंद मत करना, फिर उसने जवाब दिया। और जब उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी का रुख वाकई स्थिर है, तो वह आखिरकार बाथरूम से बाहर निकल आया। उस क्षण रक्षित ने तुरंत एक लंबी सांस ली और वह बाथरूम के दरवाजे के पास झुक गया, जैसे कि वह अभी अभी एक निश्चित चरम युद्ध से बचकर आया है। उसने अपना हाथ उठाया और अपना मुंह ढक लिया। उसने अपना हाथ अपने बालों में घुमाया और मन ही मन कुछ बुदबुदाया, शांत हो जाओ रक्षित, शांत हो जाओ। इधर बाथरूम में रह गई काव्या ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और धीरे धीरे नहाने लगी। हालांकि जब वह अपने बालों को रगड़ने में व्यस्त थी, तो उसे याद आने लगा कि पिछली रात क्या हुआ था। उसे याद आया कि कैसे रक्षित जी घायल थे,
फिर भी उसे उससे मिलने की अनुमति नहीं थी। उसे याद आया कि वह अपनी दोस्त रवीना के पास गई थी और शराब पी थी क्योंकि वह अंदर से टूट गई थी। उसे याद आया कि उसने अपने पति को फ्रेंच किस सिखाने के लिए खुद उनके गोद में बैठ गई थी और उनसे बोल रही थी कि वो अपनी आंखें बंद कर ले। ये सब बातें याद आते ही शर्म की वजह से वो एकदम से घबरा गई और झट से फर्श पर बैठ अपने दोनों हाथों से सर को थाम ली और याद करने की कोशिश करने लगी कि क्या उसने पिछले रात सच में अपने पति को फ्रेंच किस किया था, चूंकि उसे उससे आगे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी लव माई डेविल हस्बैंड।